पांचवें चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी की ओर से जारी एक कथित ऑडियो क्लिप से बंगाल में विवाद खड़ा हो गया है। इस ऑडियो में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कूच बिहार के सीतलकुची से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार से कथित तौर पर ये कहती हुई सुनाई देती हैं कि वह 10 अप्रैल के दिन मतदान के दौरान सीआईएसएफ की गोली से मारे गए 4 लोगों के शवों के साथ रैलियां करें। तृणमूल कांग्रेस ने ऑडियो क्लिप को फर्जी करार दिया और कहा कि इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई है। हम इस ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता का सत्यापन नहीं कर सकते, जो 5वें चरण की वोटिंग से पूर्व संध्या पर जारी की गई। ममता बनर्जी और सीतलकुची विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पार्थ प्रतिम राय के बीच टेलीफोन पर बात हुई। कथित बातचीत के अंश जारी करते हुए बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी के नेताओं से शवों के साथ रैलियां करने की बात कहकर दंगा भड़काने की कोशिश कर रही हैं। मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी के उम्मीदवार से कह रही हैं कि मामला इस तरह का बनाया जाए कि कूच बिहार के एसपी और केंद्रीय बलों के कर्मचारी दोनों को फंसाया जा सके। क्या किसी मुख्यमंत्री से ऐसी उम्मीद की जाती है? ये केवल अल्पसंख्यकों के वोट हासिल करने के लिए भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पत्रकार पायल मेहता ने ममता बनर्जी की बातचीत का ये कथित ऑडियो क्लिप ट्विटर पर शेयर किया और इस क्लिप में ममता बनर्जी को सीआरपीएफ के जवानों को जेल में डालने की बात कहते हुए सुना जा सकता है। इन उपद्रवियों ने सीआरपीएफ के जवानों के हथियारों को छीनने का प्रयास किया था। इसके अलावा ममता को रॉय से ये कहते भी सुना गया कि वो जनता की संवेदना और वोट हासिल करने के लिए लाशों के साथ एक राजनीतिक रैली का आयोजन करें। ऑडियो क्लिप में ममता ने कहा कि पार्थो, तुम अपना वोट डालो, फिर उसके बाद हम बैठेंगे और निर्णय लेंगे। मैं सीआरपीएफ के जवानों समेत सभी को गिरफ्तार करवाऊंगी। सभी लाशों को तैयार रखना। कल इन्हीं लाशों के साथ एक रैली की जाएगी। उनके परिवार वालों को बता दो कि लाशें उन्हें नहीं सौंपी जा सकती हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपना वोट डालो और शांति रखो। वो ये सब इसलिए कर रहे हैं जिससे तुम अपना वोट न डाल सको। इसके बाद ममता ने सीआरपीएफ के द्वारा मारे गए उपद्रवियों के राजनीतिक संबंधों के बारे में पूछताछ की। ये जानने के बाद मारे गए उपद्रवी उन्हीं की पार्टी के सदस्य थे। ममता ने रॉय को एफआईआर दर्ज कराने की सलाह दी। हालांकि ममता ने रॉय से कहा कि वह एफआईआर न करवाएं, बल्कि वह खुद मारे गए उपद्रवियों के परिवार वालों से चुनाव के बाद वकील की सहायता से एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहेंगी। ममता ने यह भी कहा कि फिलहाल पुलिस भी उनके परिवार वालों का कोई बयान नहीं लेगी। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि हमें वकीलों की सहायता से दोषियों के खिलाफ एक मजबूत केस दर्ज कराना होगा और बेफिक्र होकर वोट करो। अपने पोलिंग एजेंट्स पर भरोसा रखो। बूथ पर जाओ, लोगों को बताओ सुरक्षा बलों ने ऐसा इसलिए किया जिससे लोग वोट डालने से डर जाएं। बताओ कि बीजेपी वाले एनपीआर लागू करने और डिटेंशन कैंप बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी नेता स्वप्न दास गुप्ता ने ऑडियो क्लिप पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये उनकी कुटिलता और लाशों पर राजनीति नैरेटिव बनाने की इच्छा दिखाता है। असल में पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान सीतलकुची के जोरपाटका में हिंसा भड़की और सीआईएसएफ की एक टीम पर हमला कर दिया, हथियार छीनने का प्रयास किया, जिसके बाद आत्मरक्षा में सीआईएसएफ की टीम को मजबूरी में ओपन फायर करना पड़ा और इस फायरिंग में 4 उपद्रवियों की मौत हो गई थी। हालांकि मामले को राजनीतिक रंग देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय बलों ने वोटिंग के लिए लाइन में खड़े व्यक्तियों पर गोली चलाई। ममता बनर्जी द्वारा केंद्रीय सुरक्षा बलों के घेराव के आह्वान के बाद ये घटना घटी। कूच बिहार के एसपी ने अराजक तत्वों के खिलाफ सीआईएसएफ की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा था कि कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है। उन्होंने कहा कि 300 से 350 लोगों की भीड़ सीआईएसएफ की टीम पर हमला कर रही थी। उनके हथियार छीनने की कोशिश की गई, जिसके बाद टीम ने उपद्रवियों पर गोली चलाने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। उसी दिन उपद्रवियों द्वारा एक युवक आनंद बर्मन की हत्या कर दी गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कैमरे के सामने आकर कहा कि आनंद को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह बीजेपी के लिए काम करता था। चुनाव आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए ममता बनर्जी के कूच बिहार जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक का 14,000 करोड़ रुपया लेकर देश से भाग गए नीरव मोदी को भारत वापस लाए जाने का रास्ता अब साफ हो गया है। इंग्लैंड के गृह मंत्री प्रीति पटेल ने भगोड़े नीरव मोदी के भारत के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है।
सीबीआई ने इस बात की जानकारी दी कि नीरव मोदी 14,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपित है। नीरव मोदी के खिलाफ भारत सरकार और पीएनबी की ओर से कार्रवाई में की गई तेजी से भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी ब्रिटेन से भारत लाए जाने की कानूनी लड़ाई में मदद मिली। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अदालती प्रक्रियाओं को पूरा होने के बाद ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने नीरव मोदी को भारत के हवाले किए जाने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। नीरव पर पीएनबी के साथ 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भारत में मुकदमा चलाया जाना है। अधिकारी ने कहा कि इतने बड़े पैमाने के घोटाले से बैंकिंग व्यवस्था के अस्थिर होने का खतरा होता है, लेकिन तत्परता से कदम उठाकर बैंकिंग क्षेत्र को इस खतरे से बचा लिया गया। उस समय के बैंकिंग सचिव राजीव कुमार ने पीएनबी को सीबीआई के समक्ष प्रथम सूचना रपट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इससे जनवरी में ये पूरा मामला सामने आया। राजीव कुमार अब निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके साथ ही ऋण वसूली न्यायाधिकरण यानी डीआरटी मुंबई में एक मामला दर्ज किया गया। उसने मुंबई में डीआरटी से 2019 में नीरव और अन्य से 7,300 करोड़ रुपए की वसूली के आदेश जारी किए। इस घोटाले के बाद बैंक को 50 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वाले ग्राहकों से उनके पासपोर्ट का विवरण मांगने की अनुमति दी गई। वित्त मंत्रालय के इस अधिकारी के अनुसार ये निर्णय इसलिए लिया गया ताकि कर्ज में धोखाधड़ी करने वालों को देश से बाहर जाने से रोकने में तत्काल कार्रवाई की जा सके। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंक्स के प्रमुखों को अक्टूबर 2019 में हवाई अड्डों और बंदरगाहों की निगरानी के परिपत्र जारी करने के अधिकार प्रदान किए। वे संदेह होने पर एफआईआर से पहले एलओसी जारी कर सकते हैं। धोखेबाजों से निपटने के लिए सरकार ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 को पारित और लागू कराया। यूके की अदालत ने फरवरी 2021 में यह स्वीकार किया था कि नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। यूके की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने ये माना हीरों के व्यापारी ने सबूतों को खत्म करने और उन्हें गवाहों को डराने का कार्य किया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नीरव मोदी को ट्रायल के लिए भारत प्रत्यर्पित किया जाए। नीरव मोदी को 2 प्रमुख मामलों में आरोपित बनाया गया है। पहला मामला है $2 बिलियन के पीएनबी घोटाले का, जिसमें सीबीआई के द्वारा केस दर्ज किया गया है, और दूसरा मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नीरव मोदी पर सबूतों के साथ खिलवाड़ और गवाहों को डराने धमकाने का भी आरोप है। नीरव मोदी और उसके रिश्तेदार मेहुल चोकसी द्वारा किए गए पीएनबी घोटाले के सामने आने के पहले ही नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस इन दिनों काफी सक्रिय है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे चुनाव जीतने का कोई भ्रम है। कांग्रेस इसलिए सक्रिय है कि वह जीत की संभावना वाले उम्मीदवारों की पहचान कर सके और मतदान खत्म होते ही उन्हें राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ भेज सके। असल में असम की तरह बंगाल में भी कांग्रेस को विधायकों के टूटने का डर है। कांग्रेस को लगता है कि उनके विधायक बीजेपी के साथ जा सकते हैं। कांग्रेस का पूरा अमला जमला इसी डर के साए में है। इसलिए असम के बाद पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भी जीत की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करना शुरू कर दिया, ताकि मतदान खत्म होने के बाद उम्मीदवारों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा सके। कांग्रेस को डर है कि चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो भी वह सत्ता तक पहुंचने के लिए दूसरे दलों के विधायकों को तोड़ सकती है। कांग्रेस बीजेपी को विधायकों तक पहुंचने का कोई मौका देना नहीं चाहती, इसलिए जीत की संभावना वाले उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ भेजने की तैयारी कर रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने ये कहा कि बीजेपी कई राज्यों में दूसरे दलों को तोड़कर सत्ता में पहुंची है। ऐसे में एहतियात बरतना जरूरी है। इन उम्मीदवारों को मतगणना से एक दिन पहले वापस लाया जाएगा। मतगणना के बाद जितने उम्मीदवार भी जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे, उन्हें उसी दिन वापस होटल भेज दिया जाएगा। कांग्रेस को केरल में किसी तरह के टूट की आशंका नहीं है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि केरल में बीजेपी की बहुत मजबूती नहीं है। ऐसे में केरल में विधायकों की टूट का कोई डर नहीं है। असल डर असम और पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि सत्ता तक पहुंचने के लिए बीजेपी बहुमत जुटाने की कोशिश करेगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केरल और असम में सत्ता तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं पार्टी को भरोसा है कि तमिलनाडु में डीएमके की अगुवाई में गठबंधन की सरकार बनेगी, पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला बराबर का हो गया है। ऐसे में कांग्रेस की भूमिका अहम होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करके गालियां देकर राहुल गांधी से लेकर उनके नेताओं ने कांग्रेस को गर्त में पहुंचा दिया और कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारती रही। अब यही सलूक ममता बनर्जी पीएम मोदी के साथ कर रही हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने लगातार पीएम मोदी को गालियां दी, उनके खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। बदले में पीएम मोदी ममता बनर्जी को दीदी ही कहते रहे, लेकिन हर चीज की इंतहा होती है, सो हुई। और पीएम मोदी ने खुद बताया कि ममता बनर्जी ने उन्हें कितनी गालियां दी। मोदी ने ममता बनर्जी की तरफ से दी गई गालियों का पूरा हिसाब किताब जनता को समझाया। पश्चिम बंगाल में जहां 5वें चरण का मतदान चल रहा है, तो वहीं छठे चरण को लेकर चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। बंगाल में छठे चरण में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैली कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर में पीएम मोदी ने रैली की। रैली में पीएम मोदी ने कहा कि दीदी की गालियों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दीदी, आप मुझे जितना कोसना है कोसिए, जितनी गाली देनी हो दीजिए, लेकिन कम से कम बंगाल के कल्चर को मत भूलिए। देश की जनता बंगाल की समृद्ध विरासत, यहाँ के लोगों की वाणी वर्तन पर गर्व करती है, प्रधानमंत्री ने कहा। 19 मार्च को दीदी ने कहा वो मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहती। फिर दीदी ने देश के प्रधानमंत्री की तुलना लुटेरे, दंगाई, दुर्योधन, दुशासन से कर दी। 20 मार्च को दीदी ने मुझे श्रमिकों का हत्यारा बताया, दंगा करने वाला तक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि 26 मार्च को दीदी बोली, देश में सिर्फ मोदी की दाढ़ी बढ़ती जा रही है, मोदी के दिमाग के साथ कुछ दिक्कत है, ऐसा लगता है कि मोदी का कोई स्क्रू ढीला है। 4 अप्रैल को दीदी इस बात पर भड़क गई कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि क्या मैं भगवान हूं और सुपर ह्यूमन हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 12 अप्रैल को दीदी ने कहा, जहां मैं जाता हूं वहां दंगे होने लगते हैं। 13 अप्रैल को दीदी ने फिर से मुझे सबसे बड़ा झूठा कहा, मंदबुद्धि कहा। ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने कुछ ही गालियां आपके सामने प्रस्तुत की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विवादास्पद ऑडियो क्लिप मामले में फंसी ममता बनर्जी ने आखिरकार ये कबूल कर ही लिया कि ऑडियो क्लिप में आवाज उनकी और टीएमसी उम्मीदवार की ही है और उन दोनों के बीच बातचीत हुई थी। मतलब लाशों के साथ रैली निकालने और डिटेंशन सेंटर से लेकर एनआरसी का हवा खड़ा करने की साजिश को भी ममता बनर्जी ने कबूल कर लिया है। लेकिन टीएमसी का तुर्रा ये कि अब ममता बनर्जी अपने खिलाफ नहीं बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं जिन्होंने इस क्लिप को जारी किया। इस मामले में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर बीजेपी पर गैर कानूनी तरीके से मुख्यमंत्री का कॉल रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया है। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा, डेरेक ओब्रायन और पूर्णेंदु बसु के हस्ताक्षर वाले पत्र में कहा गया है कि बीजेपी नेता अमित मालवीय और लॉकेट चटर्जी ने 16 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां उन्होंने रिकॉर्डिंग जारी की थी। पत्र में कहा गया है कि बीजेपी ने गैर कानूनी तरीके से टीएमसी कार्यकर्ता पार्थ प्रतिम रे और सीएम ममता बनर्जी के फोन कॉल को रिकॉर्ड किया और फिर उसे वायरल कर दिया। पत्र में कहा गया है कि बीजेपी द्वारा किए गए सभी कार्य गैर कानूनी हैं और ये कानूनी अधिकारों पर डायरेक्ट अटैक है। इसमें सीएम ममता बनर्जी का निजता का अधिकार भी शामिल है। पार्टी ने दावा किया कि कॉल रिकॉर्ड करना संविधान के इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईपीसी की 1860 का सीधा उल्लंघन है। हालांकि पार्टी ने यह नहीं बताया कि बीजेपी ने संविधान की कौन सी अनुसूची या अनुभाग में लिखे कानून का उल्लंघन किया। इस मामले में आरोप लगाया ये जा रहा है कि बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के फोन कॉल को गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड किया और इसे जारी कर दिया। टीएमसी ने इसे स्वीकार भी कर लिया है कि ऑडियो असली है। ममता बनर्जी की ऑडियो में सुनाई गई आवाज पर टिप्पणी भी की है। इससे एक दिन पहले ममता बनर्जी ने इसको लेकर कहा था कि वह अपने फोन टैपिंग में शामिल सभी आरोपितों का पता लगाएगी और इसकी सीबीआई जांच के आदेश देगी। ममता का ऑडियो शुक्रवार को सामने आया था, जिसमें ममता को टीएमसी नेता पार्थ प्रतिम रे से चौथे चरण की वोटिंग के दौरान सीआईएसएफ की फायरिंग में मारे गए उपद्रवियों की मौत के बारे में बातचीत करते हुए सुना। ऑडियो में स्पष्ट सुना जा सकता है कि ममता बनर्जी उपद्रवियों को गोली मारने के मामले में केंद्रीय सशस्त्र बलों को धमकी दे रही हैं। वह केंद्रीय बलों को जेल भिजवाने की धमकी दे रही हैं। उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों के हथियार छीनने की कोशिश की थी, जिसके बाद आत्मरक्षा में उन्होंने गोली चलाई थी
ऑडियो में सुना जा सकता है कि ममता बनर्जी जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए मारे गए टीएमसी कार्यकर्ताओं के शवों के साथ रैली निकालने का निर्देश देती हैं। ममता कहती हैं, पार्थ पहले अपना वोट डाल दो और फिर हम बैठकर फैसला करेंगे। मैं सीआरपीएफ सहित सभी को गिरफ्तार करवाऊंगी। सभी शवों को रखें। हम कल लाशों के साथ रैली निकालेंगे। मरने वालों के परिवारों को बताएं कि शवों को उन्हें नहीं सौंपा जा सकता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना वोट डालें और शांत रहें। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपना वोट न डाल सकें। लाशों पर चर्चा करने के बाद उन्होंने सीआरपीएफ की गोली से मरने वालों के राजनीतिक कनेक्शन के बारे में छानबीन की। जब उन्हें ये पता चला कि मरने वाले उन्हीं की पार्टी के समर्थक हैं, ममता ने पार्थ प्रतिम रॉय को वकीलों की मदद से पहले एफआईआर दर्ज कराने की सलाह दी। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि एफआईआर दर्ज कराओ, एक वकील को किराए पर ले लो और खुद से ऐसा मत करना। मैं मृतकों के परिवार के सदस्यों को चुनाव के बाद एफआईआर दर्ज करने के लिए कहूंगी। अभी तक पुलिस ने परिवार के सदस्यों का कोई भी बयान नहीं लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।